हेलो एवरीवन। आज हम सोल्व करेंगे सीजीएल प्री 2024 का सेट नंबर 12 सोल्व। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है एक निश्चित बिल पर 25% की छूट और 15% और 20% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर 28 रुपये है। बिल की राशि ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा है। तो एक बिल है जिस पर दो छूट दी जा रही है, एक तो 25% की और एक दी जा रही है 15% और 20% की छूट मिलाकर। तो मैं 15% और 20% की छूट को पहले एक छूट में कन्वर्ट कर लूँ। कैसे करूँगा, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा दूँगा। कितना बैठेगा, 15 और 20 35, और ये कितना बन जाएगा, देखिए 15 + 20 माइनस 15 गुणा 20/100, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर 20 और 15 हो जाएगा 35, 35 में से 3 गई 32, यानी कि ये बन जाएगी 32% की छूट। और एक है मेरे पास 25% की छूट। तो दोनों की छूट में कितना डिफरेंस है परसेंटेज में, 7% का। और रुपये में वो दे रखा है मुझे सवाल में 28 रुपये। तो 7% की छूट मेरे 28 रुपये के बराबर हो जाएगी। और मुझसे कह रहा है बिल की राशि बताइए। बिल की राशि क्या होगी, 100%। यहाँ से 1% क्या आ जाएगा, 7 चौक 28 रुपये, मतलब 4 रुपये। तो 100% क्या आ जाएगा, 400 रुपये। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, 400 रुपये। आप कहेंगे यहाँ पर मैंने प्लस क्यों ले लिया, तो छूट है तो आप माइनस लगा दीजिए। ये वाली परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए आप -15 -20 करेंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 गुणा 20/100। अब यहाँ पर ये 3 बन जाएगा, माइनस का 35 प्लस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 32। माइनस यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये डिस्काउंट है। अगला देखते हैं। अगला क्या है ये कह रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट एक कंपनी के विभिन्न विभागों में कुल 1600 कर्मचारियों का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। तालिका विभिन्न विभागों में पुरुष से महिला कर्मचारियों का अनुपात दर्शाती है। इस सूचना का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो ये हमें दिया, क्या पूछा है इसमें, उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या, सभी विभागों की महिला कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ये हमें बताना है। तो देखिए कुल कर्मचारी कितने दिए हुए हैं, 1600। तो ये जो 1600 कर्मचारी हैं मेरे लिए क्या है, 100% है। ये जो कुल कर्मचारी हैं मेरे लिए 100% है। इन 1600 को ही मैंने 100% मान लिया। तो मैं आगे जो सवाल सॉल्व करूंगा मैं 100% को लेकर करूंगा, 1600 को लेकर नहीं करूंगा, जिससे कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी रहे। क्योंकि देखिए हमसे पूछा है कि सभी उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या, सभी विभागों की महिला कर्मचारियों की संख्या का कितने परसेंट है। तो परसेंट के लिए मुझे एग्जैक्ट वैल्यू जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यू का ही पता हो, मुझे रेशियो भी पता हो, मैं उससे भी निकाल सकता हूँ। तो इसलिए मैंने 1600 को यहाँ पर 100% मान लिया। अब 100% को मानकर ही मैं सवाल सोल्व करूँगा। तो उत्पादन विभाग में मैं देख लेता हूँ पहले कर्मचारियों की कितनी संख्या है, कितनी दी है, ये रहा प्रोडक्शन विभाग, कितनी है इसमें 30%। तो 100 का 30% 30 हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्शन में कितनी कर्मचारियों की संख्या है, प्रोडक्शन में कर्मचारियों की संख्या है 30। अब आगे क्या कह रहा है, सभी विभागों की महिला कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सभी विभागों में मैं महिला कर्मचारी निकाल लूँ। मुझे रेशियो दिया हुआ है एचआर में 5 और 3 का रेशियो है, और एचआर में टोटल कर्मचारी कितने हैं 8%। तो 100 का 8% 8, यानी कि 8 कर्मचारी हैं। अब 8 को 3 और 5 में डिवाइड करना है, यानी कि 8 की वैल्यू 8 है। तो फीमेल कितनी है यहाँ पर 5 रेशियो, तो 5 की वैल्यू 5 होगी। तो एचआर डिपार्टमेंट में फीमेल कितनी आ रही है, यहाँ पर मैं फीमेल निकाल लूँ। यहाँ पर फीमेल आ रही है 5। अब आईटी में देखूँ मैं, आईटी में कितना प्रोडक्शन है 15, यानी कि 100 का 15% 15, यानी कि 15 प्रोडक्शन है। अब इसमें कर्मचारी कैसे हैं, 2 और 3 के रेशियो में, मेल और फीमेल, यानी कि 3 गुना है 5, 2 और 3 मिलाकर 5 हो जाएगा। 5 की वैल्यू 15, 3 गुना है। फीमेल निकालनी है मुझे, फीमेल है यहाँ पर 3, तो 3 की वैल्यू 9 हो जाएगी यहाँ पर। अब अकाउंट्स में देखूँ मैं, यदि अकाउंट्स में कितना है 7 और 3 10, और इसमें है अकाउंट्स में 25%, यानी कि 25 है। तो कितना गुना है, 2.5 गुना। तो यहाँ पर फीमेल है 7, तो 7 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 17.5। अब देखिए मार्केटिंग में निकालता हूँ मैं, मार्केटिंग में 7 और 4 11 है यहाँ पर, और यहाँ पर है 22%, तो दुगुना है। तो 4 यहाँ पर महिलाएं हैं, तो कितनी हो जाएंगी महिलाएं 8। अब प्रोडक्शन में देखूँ मैं, यदि प्रोडक्शन में कितने यहाँ पर मिलाकर 5 और 3 8, और यहाँ पर 30। तो 30 को 5 और 3 में डिवाइड करना है, यानी कि 8 की वैल्यू कितनी है 30, 1 की वैल्यू 30/8। किसकी निकालनी है मुझे, महिलाएं, महिलाएं यहाँ 3, यानी कि 30 × 90/8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45/4, यानी कि ये हो जाएगा 11 सही 1/4, यानी कि 11 सही 1/4 का मतलब होता है 11.25। अब इन सबको ऐड कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा सभी विभागों में महिला कर्मचारी कितनी है। सबको ऐड करता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या जाएगा एंड में 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 0.95 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 और 1 30 की 0 हासिल 3, यहाँ पर 1 2 और 3 5, इतनी है टोटल। अब क्या पूछा है, उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या, सभी विभागों की महिला कर्मचारियों की संख्या का कितने % है। तो उत्पादन विभाग में कितनी है टोटल कर्मचारी 30, और सभी विभागों में महिला कितनी आई है हमारी 50.75, इंटू में 100 कर दूंगा परसेंटेज निकालने के लिए। अब यहाँ से 0 हटा के
पॉइंट हटा के ऊपर 2 जीरो बढ़ा दूंगा। अब मैं 25 से डिवाइड करता हूँ। देखिए 25 दूनी 50, यहाँ पर ना जाने की जीरो, 25 या 75 और 25 चौका 100 यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा 4 या 12 और 3 जीरो, यानी कि हो जाएगा 12,000 बटे 203। अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 203 से 12,000 को डिवाइड कर दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। देखिए करते हैं डिवाइड, 203 से 12,000 को डिवाइड करते हैं। देखिए पहले 6 बार तो नहीं जाएगा, क्योंकि 200 होता तो सीधा सीधा 6 बार जाता, अब जाएगा ये 5 बार। और 5 के मैं ऑप्शन देखूँ तो 2 है मेरे पास, एक बार और मैं यहाँ पर सोल्व करूँगा। 5 या 15, 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना बचेगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 1 गया 8 और 185। अब देखिए कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा। 9 बार जाएगा तो एक ही मेरा ऐसा ऑप्शन है जो 9 बार जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, पूरा हमें सोल्व नहीं करना। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। देखिए इसे सोल्व करते हैं। ये हमें एक फिगर दी हुई है, कह रहा है कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज FEC में एंगल BAD बराबर 60 डिग्री और रेखा BD, इसका जो साइन है, इसका साइन है कि ये साइन दिखा रहा है कि रेखा की बात कर रहा है। BD बराबर है रेखा EC के, यानी कि ये पूरी रेखा बराबर है किसके, EC के। EC कहाँ है, EC है यहाँ पर, इसके बराबर है। और एंगल ABD बराबर है FEC के, ABD बराबर है, यानी कि ये वाला एंगल बराबर है किसके, FEC के। और दोनों दे रखे हैं मुझे 90 डिग्री के एंगल। और रेखा IB भी मुझे बराबर बता दी। रेखा AB कौन सी है, ये यानी कि ये वाली रेखा किसके बराबर है, रेखा FE के, इसके बराबर है। तो पूछा है मुझसे एंगल BAD, यानी कि इस वाले एंगल का, और एंगल FCE का, एंगल FCE का रेशियो पूछा है मुझसे। मुझे एक चीज़ और बताइए कि एंगल BAD, यानी कि BAD ये दे रखा है मुझे 60 डिग्री, एंगल BAD मुझे 60 डिग्री दे रखा है। और BD बराबर EC दे रखा है, BD बराबर EC दे रखा है। एंगल ABD बराबर, अब देखें यहाँ पर 2 त्रिभुज बन गए, मैं इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना देता हूँ। एक ट्रायंगल मेरा ये बन गया ABD, और एक ट्रायंगल मेरा ये बनना है, एक ट्रायंगल बनना है मेरा FEC। और दोनों में मुझे बता रखे हैं ये है 90 डिग्री, और ये वाली रेखा बराबर है इस वाली रेखा के, और ये रेखा बराबर है इसके। और BAD, यानी कि ये वाला एंगल मुझे दे रखा है कितना, ये वाला एंगल दे रखा है मुझे 60 डिग्री। तो ये कितना बचा, ये बचा 30 डिग्री पहली बात तो। और देखिए आप, ये दोनों त्रिभुजों में कि मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है और 2 रेखाएं मुझे बराबर दे रखी हैं। तो इससे क्या प्रूव होता है कि ये दोनों त्रिभुज हैं कॉन्ग्रुएंट। RHS वाले रूल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि इन त्रिभुजों में जो भी चीज़ें होंगी बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होंगी। अब मुझसे पूछा है एंगल BAD का रेशियो पूछा है, यानी कि 60 बटे एंगल FCE से। F कहाँ है, FCE से पूछा है। तो अब देखिए ये वाला एंगल इसमें किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। और ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं, तो करस्पॉन्ड चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल होंगी। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2:1 इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला देखते हैं। देखिए इसे सोल्व करते हैं। अलजेब्रा का एक क्वेश्चन है, दे रखा है A² + B² + C² बराबर 2 × A + C - 1 हो तो A³ + B³ + C³ का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए अब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है और 3 वेरिएबल्स है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुटिंग कर दूँ। लेकिन इस सवाल में वैल्यू पुटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये एक अलजेब्रा के फिक्स्ड टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होता है सोल्व, इसमें जो हमें इधर दिया हुआ है, इधर वाली चीज़ें स्क्वायर में दी हुई होती हैं, और इधर एक ब्रैकेट से पहले 2 दिया हुआ होता है, और अंदर में ये इधर वाले वेरिएबल सिंगल पावर में दी हुई होती हैं। कुल मिलाकर उधर की आधी पावर में दी हुई होती हैं। तो यहाँ से A, B और C के डायरेक्ट मान आ जाते हैं। देखिए इधर 2 ब्रैकेट के बाहर होना कंपलसरी है, तो यहाँ पर जो A हमारा मान आ जाता है वो आ जाता है जो इस A के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा। तो A के साथ यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई में है, 1। ये 2 तो बाहर होता ही होता है, जो ब्रैकेट के अंदर उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है वो यहाँ पर इसका मान हो जाता है। B देखिए B कहीं यहाँ पर दिख रहा है, B है नहीं, तो B का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। C के साथ क्या है यहाँ पर, C वेरिएबल के साथ क्या है यहाँ पर 1, तो C का मान भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। तो अब A³ + B³ + C³ का मान बताना है हमें, और A, B और C के मेरे पास मान है। तो A का मान कितना है 1, 1 की क्यूब 1 + B 0 + C 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें वैल्यू पुटिंग नहीं होगी, ये एक अलजेब्रा का फिक्स्ड टाइप का सवाल है, इसको ऐसे ही सोल्व किया जाता है। अगला देखते हैं। कह रहा है बाह्य बिंदु F से सीधी रेखाओं का एक युग्म वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करता है। एक वृत्त की बात चल रही है, देखिए चलिए एक वृत्त बना लेते हैं पहले। यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना दिया।
कह रहा है बाह्य बिंदु F से, एक मैंने यहाँ पर कहीं पॉइंट मान लिया F से F से सीधी रेखाओं का एक युग्म वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करता है कि FA छोटा है FB से। तो कैसे करेगा, देखिए यहाँ से रेखा जाएगी जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करेगी। इस लाइन का मतलब ये है। A मैंने इधर इसलिए माना है क्योंकि मुझे यहाँ पर दे दिया है कि FA छोटा है FB से, तो B मैंने इधर वाला माना, A इधर वाला माना, जिससे कि FA छोटी हो जाए FB से। आगे क्या कह रहा है, और C पर वृत्त को स्पर्श करता है। C पर वृत्त को स्पर्श करेगा तो स्पर्श कहाँ करेगा, यहाँ पर करेगा। देखिए मैं यहाँ पर इसको स्पर्श कराता हूँ, तो यहाँ पर स्पर्श कर रहा है C पॉइंट पर। और O वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वृत्त का केंद्र। हमसे दे रखा है ACF, यानी कि ये वाला मुझे एंगल दे दिया, कितना, ACF दे दिया मुझे ACF दे दिया यहाँ पर कितना, 50 डिग्री। अब AFCB दे रखा है मुझे, AFCB दे रखा है कितना, 30 डिग्री। मुझसे पूछा AOB का मान, यानी कि मुझसे पूछा है इस वाले एंगल का मान, ये वाला एंगल कितना होगा। अब आप देखिए, अब यहाँ पर देखिए एक ऐसे स्पर्श रेखा जा रही है और यहाँ पर एक एंगल बनना है, तो इसमें कहीं ना कहीं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो मैंने इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिलाया। जब मैंने इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिलाया तो इस वाली जीवा को देखिए आप, AC को, AC के ये वाला भाग जो है ये एक सेगमेंट है इसका वृत्त का, और ऊपर वाला क्या है, ये बड़ा सेगमेंट है। तो यहाँ पर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा। क्योंकि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यही होता है कि इस सेगमेंट में जो थ्योरम बनना है उसके अल्टरनेट सेगमेंट में जो थ्योरम बनेगा वो एंगल बनेगा, वो इसके बराबर होगा। तो ये बराबर हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 50 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब इस पूरे त्रिभुज को देखिए BCA को, ये 50 है, ये 30 है, ये पूरा C क्या होगा, 100 डिग्री। जब ये तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अब ये जब 100 हो गया, अब ये पूरा C 100 हो गया और इसमें ये वाला एंगल मुझे 50 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, 100। तो ये कितना है, 50। अब आप देखिए जब ये BA परिधि पर 50 डिग्री का कोण बना रही है तो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 100 डिग्री का। तो AOB क्या आ जाएगा मेरा, 100 डिग्री। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2, 5, 10 और 11 से विभाज्य है। तो देखिए 2 से विभाज्य होने के लिए एंड का अंक 2 से कटना चाहिए। क्या 7 2 से कटेगा, नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। अब 5 के लिए एंड में 0 या 5 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 में एंड में 2 दे रखा है, ये 5 से नहीं कटेगा। अब आगे देखें तो ये 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा, ऑप्शन नंबर 3 और 4। तो अब इसमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 2 ऑप्शन में, इनमें से कोई एक आंसर सही होगा, उसी को लगा देंगे। तो इसको चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 3 को। देखिए ओड प्लेसेस वाले सम को ऐड करेंगे और इवन प्लेसेस वाले नंबर डिजिट्स को ऐड करेंगे और उनका सम डिफरेंस देखेंगे कि वो 11 से कट रहा है या नहीं। अगर कट रहा है तो संख्या 11 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। देखिए 0 और 2, 2, 2 और 8 10, यहाँ पर 10 माइनस 9 7 16, 16 और 5 21, यानी कि 10 और 21 का डिफरेंस आ रहा है 11 है। तो ये संख्या 11 से कटेगी और यही इसका आंसर होगा। अगली को भी आप चेक कर सकते हैं, वो वैसे कटेगी नहीं 11 से। 0 + 5 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 माइनस 4 और 2 6, 6 और 6 12, यहाँ पर आ रहा है डिफरेंस 3, जो कि 11 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला है यदि समीकरण 2x + y = a और 8x + by = 12 के अनंत तल हैं तो a और b के मानों का योग क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखिए मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि इसमें 3 कंडीशन होती हैं। मैं तीनों कंडीशन आपको यहाँ पर दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। क्या होता है देखिए, पहली कंडीशन होती है यहाँ पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। दूसरी होती है a1/a2 बराबर b1/b2, यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू होता है c1/c2। और तीसरी कंडीशन में क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। जब पहली कंडीशन होती है सवाल में तो यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आते हैं, और ऐसा कब होता है, जब रेखा एक दूसरे के समपाती होती है, यानी कि बिल्कुल एक के ऊपर एक रेखा हो। तो यहाँ पर देखिए आप, ये अनंत पॉइंटों पर एक दूसरे को कट करती हैं, तो इसलिए इसके अनंत सॉल्यूशन हो जाते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है 2 रेखाएं कहाँ पर कट कर रही हैं। अब ये 2 रेखाएं इस पॉइंट पर कट कर रही हैं तो इसका एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए अब एक के ऊपर एक रेखा होगी तो वो अनंत पॉइंटों पर एक दूसरे को कट करेंगी। तो ये वाली पहली कंडीशन तो यहाँ पर बनती है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, जब ये कंडीशन होती है तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होता, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और ऐसा होता है जब रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हों। जब एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो आप इसको कितनी भी आगे बढ़ा लीजिए चाहे पीछे बढ़ा लीजिए, क्या कभी भी एक दूसरे को काटेंगी?
जब काटेंगे नहीं तो इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा। अब एक तीसरा पॉइंट ये है, यहाँ पर एक यूनिक सोल्यूशन निकल कर आता है। यूनिक सोल्यूशन, दो रेखा किसी एक पॉइंट पर काट देती है और वहाँ पर एक यूनिक सोल्यूशन निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि अनंत हल हो, यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन चाहिए तो हमें पहली वाली कंडीशन करनी होगी और ए और बी के मान हमसे पूछा है। तो चलिए यहाँ पर ए और बी के मान निकाल देते हैं। दो समीकरण है मेरे पास, 2x प्लस वाई बराबर है, तो x के साथ वाला पहली इक्वेशन में a1 हो जाता, x के साथ वाला दूसरी इक्वेशन में a2 हो जाता, y के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो b1 हो जाता है पहली इक्वेशन में, और y के साथ जो मल्टीप्लाई में दूसरी इक्वेशन में होता है वो b2 हो जाता है। और ये जो वेरिएबल यहाँ पर कांस्टेंट चीज़ें होते हैं ये c1 और c2 हो जाता है, पहली इक्वेशन वाला c1 और दूसरी इक्वेशन वाला c2। तो देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो पहली वाली कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर। देखिए सोल्व करते हैं। a1 कितना है यहाँ पर 2, a2 कितना है 8, तो 2/8 बराबर b1 कितना है 1, क्योंकि y के साथ यहाँ पर कितना है मल्टीप्लाई में 1, और b2 कितना है b, क्योंकि यहाँ पर y के साथ क्या है मल्टीप्लाई में b। अब c1 कितना है a बटे c2 कितना है 12। अब यहाँ से a और b के मान निकाल देते हैं, वही हमसे पूछा है कि इनके मानों का योग क्या होगा। यहाँ से देखिए मैं इन दोनों को लेता हूँ पहले, तो यहाँ से मुझे b का मान पता चल जाएगा, 2 चौक 8, यहाँ से इसको काटूंगा 2 चौक 8 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से b कितना आ जाएगा 4। अब यहाँ से b 4 आ गया तो मैं इन दोनों को लेता हूँ। देखिए 1/b बराबर a/12, b कितना आया मेरा 4, तो यहाँ पर मैं 4 रख देता हूँ, 4 तिया 12, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 3। अब कह रहा है इन दोनों का जोड़ बताइए, तो a प्लस b कितना आ जाएगा 4 + 3 बराबर 7, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। तो मैंने आपको इसमें पूरा रिवाइज करा दिया है, इसमें यही 3 कंडीशन बनती हैं। तो अगला देखते हैं। 6700 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज दर से 13 महीनों में कितना साधारण ब्याज होगा। तो इसको सीधा सिंपली सोल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। 6700 क्या होता है, SI होता है PR/T/100, मैं वही लगा रहा हूँ। T कितना है 6700, R कितना है 12% और T कितना है 13 महीने में है, तो बटे में 12 से भाग कर दूंगा तो साल में हो जाएगा, और बटे 100। इन 2 जीरो से 2 जीरो गई, 12 से 12 गया, तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। 13 7 91 हासिल 9, 13 6 78, 78 और 9 कितना हो जाएगा 9 8 17, 871 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है tan 40 डिग्री इंटू tan 6, ये थीटा होगा, tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा बराबर 1 दे रखा है। यहाँ थीटा एक न्यून कोण है, तो कोट 5 थीटा का मान हमसे पूछा है। देखिए यहाँ पर मैंने पीछे वाली क्लासों में भी आपको बताया कि यहाँ पर इन दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री, जब यहाँ पर इक्वल में 1 आ सकता है। तो जब भी ऐसा कोई सवाल दिया हो, यहाँ पर कोट होते हैं, चाहे साइन होते हैं या कोस होते हैं, यहाँ पर tan है, तो क्या होगा इन दोनों के सम का योग क्या होता है 90 डिग्री होता है, तभी बराबर में 1 आ सकता है। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 6 और 4 10, यानी कि थीटा आ जाएगा यहाँ से 9। तो यहाँ पर कोट 5 थीटा कितना आ जाएगा 45, तो कोट 45 कितना होता है 1, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है दिए गए आरेख का अध्ययन करें, उसके बाद प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित आरेख क्रम से प्रिंट हाउस ABC से वर्ष 2018, 20 और 22 में पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन हजारों में दर्शाता है। वर्ष 2018 में प्रिंट हाउस B द्वारा उत्पादित पाठ्य पुस्तकों का वर्ष 2020 में प्रिंट हाउस C द्वारा उत्पादित पाठ्य पुस्तकों से अनुपात क्या है, ये पूछ रहा है। तो सीधा अनुपात देखना है। 18 में B से पूछ रहा है, 2018 कौन सा है ब्लू वाला, और B कहाँ है यहाँ पर, तो B में 18 कितना है 2018 में 12, इसका अनुपात पूछ रहा है 2020 में प्रिंट C से। 20 कौन सा है, ये वाला 20 है। 20 में C कितना है, C है यहाँ पर 15, तो 12:15 हमें बताना है, कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4:5 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है 2 पाइप A और B एक टैंक को क्रम से एक सही 1/3 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में भरेगा। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सोल्व करते हैं। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 पहला जो टैंक है, पहला पाइप इतना समय ले रहा है और दूसरा कितने ले रहा है, दूसरा ले रहा है 2 घंटे। तो टैंक की टोटल क्षमता मान लेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर 2। अब पूछा दोनों एक साथ कितने घंटे में भरेंगे, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट दोनों की क्षमता से इसको भाग लगा देंगे, तो 4/5 कितना आ जाएगा, इंटू में 60 कर दूंगा तो मिनट में चेंज हो जाएगा, 5 से इसको काटूंगा 12, कितना आ जाएगा 48 मिनट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। एक नाविक धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है और धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर 6 दिया हुआ था सवाल में, तो 6 है यहाँ पर, आपको इतना पढ़ना है सिर्फ। एक नाविक धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है। प्रतिकूल का मतलब है धारा के विपरीत।
तो यहाँ पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 2, टाइम कितना है 1, तो 2/1 यहाँ पर आ जाएगा 2। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2। और धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब है धारा के साथ, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगी वहाँ पर स्पीड बराबर 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है। देखिए 1 किलोमीटर 10 मिनट में जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना जा रहा है मैं वो देख लूँ तो वही स्पीड होगी। तो 1 घंटे के लिए इसे 6 बना दूँ, इसको भी 6, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दी इधर भी, तो 6 किलोमीटर जाएगा 60 मिनट में। यानी कि इन दोनों की स्पीड कितनी है इस बार, एक्स प्लस वाई है जब 6। यहाँ से क्या पूछा है मुझसे, स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। स्थिर जल का मतलब क्या है, पानी की यहाँ पर इस बार कोई गति नहीं है, यानी कि सिर्फ नाव की गति होनी चाहिए। नाव की गति कौन सी होती है हमारी, एक्स वाली। तो मैं सिर्फ एक्स का मान निकालूंगा यहाँ पर। एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से 4, एक्स कैसे आता है 6 + 2 का आधा, यानी कि 8 का आधा 4। अब पूछा है 6 किलोमीटर को 4 की स्पीड से तय करने में कितना समय लगेगा, कितना होता है 3/2, यानी कि 1.5 घंटा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है, नीचे दिए गए समीकरणों को संतुष्ट करने के लिए एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें 3 समीकरण इसमें दी हुई हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। पूछा इनको सोल्व कीजिए और एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो एक तरीका तो वही है कि आप इसमें एक्स वाई जेड को किसी को बराबर करके काटें और जब सोल्व करें, तो उसमें बहुत टाइम लगने वाला है इसमें, क्योंकि बड़ी इक्वेशन है। तो दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं कौन सा हमें सही आंसर दे रहा है। तो पहले में देखिए, मैं पहले ऑप्शन को पहली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। एक्स का मान -5 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, -25। वाई का मान 3 रखूँगा, -3 × 9 प्लस के 8 × 7 = 56। तो ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि जेड का मान है 56। तो यहाँ से 22 तो आने वाला है नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। तीनों माइनस के हैं और जुड़ेंगे ही। अगला ऑप्शन चेक करता हूँ। एक्स बराबर 5, 5 × 5 = 25, माइनस वाई का मान है -8, तो माइनस प्लस हो जाएगा और 8 × 24 प्लस का 24, और जेड का मान है 3 और 7 × 21। तो इन तीनों को भी जोड़ूंगा, 22 से बहुत बड़ा हो जाएगा। ये भी नहीं है, पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं है। तीसरा चेक करते हैं। 5 × 5 = 25 माइनस के, क्योंकि एक्स का मान है -5, वाई का मान है 3, तो एक हो जाएगा 3 × 9 और प्लस के 7 × 8 = 56। ये कितना हो रहा है 9 × 5 = 14, माइनस के 34 प्लस के 56 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22। यानी कि ये ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है। अभी अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। एक्स का मान -5 रखूँगा, माइनस के 25, चौथा ऑप्शन में यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। वाई का मान -3 रखूँगा, माइनस प्लस 3 × 9 प्लस 8 × 7 = 56। देखिए इससे आ गया है, तो इससे कैसा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस के 9 हो गया है, तो ये प्लस 9 ज़्यादा होगा, इसका 31 होगा। तो इससे आएगा 31, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। इसमें कह रहा है 2010 में एक कंपनी के कुल व्यय को विभिन्न व्यय मदों के तहत वर्गीकृत किया गया था और उनका प्रतिशत बंटन नीचे दिए गए बार ग्राफ में दर्शाया गया है। ये दे रखा है हमें बार ग्राफ, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी। अब क्या पूछा है इसमें, हमसे पूछा है कंपनी के व्यय की कुल राशि और R&D पर व्यय की कितनी गुनी है, हमसे पूछा है। तो कंपनी के व्यय की कुल राशि कैसे निकालेंगे, सबको ऐड कर लेंगे इनको, क्योंकि कुल राशि तो तभी पता चलेगी ना कंपनी के, कि 20 यहाँ पर है, 12.5 यहाँ पर है, 15 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है। तो इन सबको ऐड करते हैं। देखिए पहले मैं इनको ऐड करता हूँ। 12 वो 20 और 10 30, 30 और 20 50, 50 और 20 यहाँ पर बन जाएगा 70, 70 और इसका आधा इसको दे देता हूँ मैं 13, 13 और 17 30, 70 और 30 कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। और किससे पूछा है, R&D से। R&D कितना है 5, यानी कि पूछ रहा है कुल मिलाकर 100 जो है वो 5 का कितना गुना है, कितने गुना है 20 गुना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, 20 गुना है, यही हमें बताना था। अगला देखते हैं। 8 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के तंबू के आधार की परिधि 32 मीटर है। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए परिधि 32 पाई मीटर दी हुई है हमें, यहाँ पर 32 नहीं होगा, 32 पाई होगा। तो एक शंकु की बात कर रहा है। देखिए कैसा दिखता है शंकु, शंकु ऐसा दिखता है, ऐसा होता है शंकु। 8 मीटर ऊंचाई, इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें कितनी, इसकी ऊंचाई दे रखी है 8 मीटर। आधार की परिधि, परिधि कौन सी होती है, ये वाली होती है। आधार क्या है इसका, एक सर्कल, सर्कल की परिधि क्या होती है 2 पाई r। कितनी दे रखी है परिधि 32 पाई, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा और r कितना आ जाएगा यहाँ से 16। क्या पूछा है हमसे, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, पाई आर एल। वक्रपृष्ठ का मतलब होता है ये वाला भाग जो है घुमावदार भाग होता है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई देखिए ऑप्शन में ऐसे दे रखा है तो इसको ऐसे रखेंगे और मुझे यहाँ पर एल निकालना है। मुझे आर भी पता चल गया है कितना 16 और मेरे पास एच भी 8, तो मैं एल निकाल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। कैसे निकालूंगा, देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है, मुझे ये निकालना है। ये मेरी एल होती है, ये मेरी एच है, ये मेरी आर है। कैसे निकालूंगा, पहले मैं इसको 8 से
काट कर छोटा बना लेता हूँ। यहाँ पर एक बार कटेगा, यहाँ पर 2 बार। अब मैंने 8 से इसको भाग किया है तो मेरा यहाँ जो आएगा वो 8 गुना आएगा। मैं पहले इसको 8 गुना कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 प्लस 1 का अंडर रूट यानी कि 5 का अंडर रूट आएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर एल कितना आ जाएगा मेरा, एल आ जाएगा मेरा 8√5। अब इसमें रख देते हैं मान पाई इंटू आर कितना है 16 इंटू एल कितना है 8√5। 16 अट्ठे 128√5 पाई, ये हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं। एक निश्चित उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ लागत का 320% है। देखिए अगर लागत मेरी 100% है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है मेरा प्रॉफिट हो रहा है 320%। तो वो बिकेगी कितने में, 420% में। यदि लागत में 10% की वृद्धि होती है, लागत मेरी थी 100 तो इसमें 10% की वृद्धि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 110। लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है। विक्रय मूल्य कितना बन गया था मेरा 420। कह रहा है विक्रय मूल्य अब भी स्थिर रहता है। तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ सही, कितने प्रतिशत लाभ होगा ये पूछ रहा है। अब यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है देखिए, अब यहाँ पर लाभ हो रहा है 310 का। पूछ रहा है ये विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, यानी कि 310 420 का कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछ रहा है। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए डायरेक्ट भाग लगा देता हूँ मैं इसको, पहले 2 से भाग लगा देता हूँ। कितना कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यहाँ पर 2 से 21 बार। अब 21 से मैं इसको डायरेक्ट भाग लगा देता हूँ। कितनी बार जाएगा, 21 सत्ते 147, 15 में 7 गए 8, यहाँ पर अगली 0 उतार ली मैंने। कितनी बार जाएगा, 21 चौक 84 होता है, लेकिन 21 या 63 यानी कि 73 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो यही इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। कभी भी कैलकुलेशन आपको पूरी करने की जरूरत नहीं होती है, ऑप्शन पर आपको हमेशा नजर रखनी है। कह रहा है एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, बनने वाले त्रिज्या खंड का परिमाप ज्ञात कीजिए, हमसे पूछ रहा है। देखिए 30 डिग्री का कोण की बात कर रहा है। किसी सर्कल से इसने 30 डिग्री के कोण के बराबर एक चाप काट ली। ये चाप काट ली इसने 30 डिग्री का कोण के बराबर। कह रहा है इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिधि पूछता तो हम देख लेते 30 डिग्री पर कितने परिधि बनाता है, तो सिर्फ हमें ये लंबाई बतानी थी। लेकिन इस बार परिमाप बताना है तो ये भी बतानी है, और इसके साथ साथ ये 2r और उसमें ऐड हो जाएगा। तो कैसे निकलेगा इसका, 30 डिग्री 360 का कितना भाग है मैं वो देख लूँगा, और पूरे सर्कल की परिधि ये होती है प्लस 2r, ये होगा इसका पूरा आंसर। पाई का मान मुझे दे रखा है 3.14, तो इसमें मैं वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकाल लेता हूँ डायरेक्ट। ये कितना आ जाएगा 1/12, क्योंकि 12 या 36 होता, 2 से 12 को काट दूंगा 6 बार। अब पाई का मान मैं रख रहा हूँ 3.14 इंटू आर कितना है 12/6 प्लस 2 इंटू आर कितना है 12। यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा, 314 दूनी हो जाता है 628 यानी कि 6.28 प्लस के 12 दूनी 24। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30.28 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। एक व्यापारी क्रमशः 4 रुपये और 6 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 2 प्रकार की चीनी की 5 किलो और 3 किलो मात्रा मिलाता है। प्रति किलोग्राम मिश्रण का लागत क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए एक जगह से तो वो ले रहा है 5 किलो चीनी, एक जगह से ले रहा है 3 किलो चीनी, दोनों को मिला देता है, पूछता है मिलाने के बाद इसका लागत मूल्य क्या होगा। 5 किलो जो चीनी खरीद रहा है वो खरीद रहा है 4 रुपये की दर से, 3 किलो चीनी खरीद रहा है 6 रुपये की दर से। पूछा एवरेज मूल्य क्या होगा। मूल्य की बात कर रहा है तो मैं मूल्य को ही एवरेज मान लेता हूँ। मूल्य किधर है, यहाँ पर ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। मैंने मान लिया इसका एवरेज 4 होगा। अब 4 होगा तो ये 4 से कितना ज़्यादा है 0, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। अब 4 होगा तो ये 4 से कितना ज़्यादा है 6, यानी कि 4 से कितना ज़्यादा है 6, 4 से कितना ज़्यादा है 6, 2 ज़्यादा है कितने पर 3 किलो पर, तो टोटल कितना ज़्यादा हो जाएगा 3 दूनी 6 बटे, इसको डिवाइड करेंगे कितने पर, कितने किलोग्राम लेने हैं हम टोटल, 5 और 3 8 किलोग्राम, यानी कि 5 और 3 8 में इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 6/8। ये कितना आ जाएगा 4 प्लस 3/4, ये कितना होता 3/4 होता 75%, यानी कि हो जाएगा 4.75। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। तो इसको आप ऐसे सोल्व कर सकते थे। अगला देखते हैं। सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। उसके वेतन 25% बढ़ जाता है। यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हमें बताना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे बढ़िया मेथड होता है एलिगेशन। देखिए एलिगेशन यहाँ पर हम क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, और एक्सपेंडिचर और सेविंग को जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, इनकम। तो दो चीज़ों को मिलाने के बाद एक तीसरी चीज़ मिल रही है, तो इसलिए यहाँ पर हम एलिगेशन लगा पाते हैं। देखिए एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे रखा है 3:1। उसका वेतन 25% बढ़ जाता है। वेतन मतलब इनकम बढ़ जाती है, इनकम दोनों को मिलाकर बनती है, तो जो दोनों को मिलाकर बनती है उसको रखेंगे बीच में। 25% बढ़ रही है तो प्लस का 25, अगर 25% घटती है तो यहाँ पर -25 लेते हैं।
कह रहा है आगे यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाती है, बचत किधर है, इधर 10% बढ़ रही है, यानी कि यहाँ भी प्लस का 10% आएगा, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी हमें बताना है यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए 25 में से 10 को घटाएंगे 15 आ जाएगा। अब जो रेशियो यहाँ पर है वही रेशियो यहाँ पर होगा, 3:1 का, यहाँ पर 3 की जगह 15 है तो 1 की जगह क्या आ जाएगा 5, जब भी तो 3:1 का रेशियो मेंटेन होगा। अब यहाँ पर देखिए बीच में जो संख्या होती है इन दोनों के बीच में ही होती है कि 1 से छोटी और 1 से बड़ी होती है, 10 से छोटी है तो यहाँ पर 25 से बड़ी संख्या आएगी, यानी कि 25 और 5 कितना हो जाएगा 30%। तो इसका आंसर होगा 30%, ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा एलिगेशन से ही सोल्व करें, ये इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है। अगला देखते हैं, कह रहा है नीचे दी गई तालिका में एक ऑटोमोबाइल कंपनी द्वारा वर्षों में निर्मित 3 प्रकार की कारों ए, बी और सी का उत्पादन हजारों में दिखाया गया है। 2012 से 2014 तक कंपनी द्वारा उत्पादित ए प्रकार की कारों की औसत संख्या, 2013 से 15 तक कंपनी द्वारा उत्पादित बी प्रकार और सी प्रकार की कारों की संयुक्त औसत संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये हमसे पूछा है। तो चलिए सोल्व करते हैं। कह रहा है 2012 से 14 तक कंपनी द्वारा उत्पादित ए प्रकार की कारों की औसत संख्या, 12 से 14, 12 कहाँ है यहाँ, 12 से 14 तक देखना है हमें ए प्रकार की कारों की संख्या। तो इसका औसत निकालना है तो इनको मैं पहले ऐड कर लूँ और 3 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि 3 ईयर्स का देख रहा हूँ, तो इनको ऐड करता हूँ। देखिए यहाँ पर 0, ऊपर की 3 ऐड कर रहा हूँ मैं क्योंकि 12 से 14 की मुझसे बात की हुई है। यहाँ पर 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 8 और 7 15, 15 और 9 24 और 1 हासिल का 25 हासिल 2, यहाँ पर 2 और 2 4 और 1 4 और 2 6, 6500 आ गया। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास ए का 2012 से 14 के लिए। अब मुझसे किसकी बात कर रहा है, आगे कह रहा है मुझसे 2013 से 15 तक कंपनी द्वारा उत्पादित बी प्रकार और सी प्रकार की कारों की संयुक्त औसत संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए 13 से 15 की बात कर रहा है, तो इस बार मैं यहाँ से यहाँ तक की देखूंगा, और इस बार मुझसे बात कर रहा है बी और सी दोनों की, तो बी और सी दोनों की मैं ऐड कर लूँ, तो दोनों को मैं एक साथ ऐड कर सकता हूँ या अलग अलग ऐड कर लेता हूँ। पहले देखिए इसको ऐड करता हूँ, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 और 2 7 और 4 11 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12 हासिल 1, 3 3 3 9, ये बनना है बी का। और सी का कितने बनेगा, यहाँ पर 0, 7 और 5 12 और 9 21 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5 हासिल 2, नहीं हासिल यहाँ पर एक भी नहीं बचेगा, यहाँ पर 3 और 3 6 और 2 8। अब इन दोनों को ऐड करता हूँ, कितना बनेगा यहाँ पर 0 2 5 और 2 7 9 और 8 17, ये बनना है कितने का, देखिए कितने ईयर का है, 3 ईयर तो बी के लिए है, 3 ईयर सी के लिए है। तो यहाँ पर मैं एवरेज निकालने के लिए डिवाइड करूंगा 6 से। तो अब इन दोनों का मुझे रेशियो देखना है, रेशियो निकाल लेता हूँ, 3 दूनी 6। अब 200 ऊपर वाली चीज़ को डिवाइड करता हूँ, 2 8 16, 2 8 16, 2 6 12, यहाँ पर 0। अब देखिए इन दोनों का रेशियो करता हूँ, 0 से 0 काट, 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से इसको डिवाइड करता हूँ 886 को, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 3 6। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 2012 से 14 तक कंपनी द्वारा उत्पादित ए प्रकार की कारों की औसत संख्या 13 से 15 तक कंपनी द्वारा उत्पादित बी और सी प्रकार की कारों की औसत संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो कह रहा है ये बी प्लस सी वाली औसत उत्पादन से कितना कम है, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कितना कम है। 13 में से 5 गए 8, यहाँ पर बचेगा 3, 3 में से 2 गया 1 और यहाँ पर 1, 118 कम है कितने पर, 443 पर। परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दूंगा। अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसको इससे भाग लगा दीजिए। देखिए कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा क्या, 3 बार जाएगा क्या, देख लेते हैं एक बार। 4 4 3 3 3 3 9, 3 चौक 12 हासिल 1, 3 4 12 और 1 13। 3 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार इससे ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ये जाएगा 2 बार। 2 बार जाएगा तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यहाँ पर कितना बचेगा देख लेते हैं। 10 में से 6 गए 4, यहाँ पर 7, 17 में से 8 गए 9, यहाँ पर 10, 10 में से 8 गए 2। अब यहाँ पर आगे की 0 ताल ली मैंने। अब देखिए यहाँ पर या तो 7 बार जाएगा क्योंकि 7 चौक 28 होता है, या फिर 6 बार जाएगा। मैं 4 4 3 को एक बार 7 बार चेक कर लेता हूँ। 7 से 21 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 3 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 31। तो 7 बार तो नहीं जा रहा है, यानी कि इस बार पक्का 6 बार जाएगा और 26 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही ऐसा है जिसमें 26 पॉइंट समथिंग इसका आंसर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसके यहाँ पे भी पूरा सोल्व नहीं करना था। अगला देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ पर कह रहा है 7 कोस ए बराबर 6 है, तो कोसैक ए प्लस कोट ए बटे कोसैक ए माइनस कोट ए का संख्यात्मक मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर मैं देखिए अगर कोस ए निकालूँ तो क्या आ जाएगा, वो 6/7। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ पहले। कोसैक ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/sin ए प्लस कोट को कोस अपॉन साइन बटे कोसैक को 1/sin माइनस कोट को 1 कोस अपॉन साइन। अब ऊपर देखिए, ऊपर एलसीएम लेता हूँ साइन, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस कोस बटे यहाँ पर 1 माइनस कोस बटे साइन। साइन से ये साइन कट जाएगा,
बचेगा क्या 1 प्लस कोस अपॉन 1 माइनस कोस। अब कोस मेरे पास है 6/7, इसमें मैं डायरेक्ट कोस का मान रख सकता हूँ। 1 प्लस कोस कितना है 6/7 बटे 1 माइनस 6/7, ऊपर क्या बन जाएगा 7 और 6 13/7 अपॉन 1/7। 7 से 7 काटूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 13, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। तो ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते थे। अगला देखते हैं, इसमें कह रहा है 9.6 इकाई त्रिज्या वाला त्रिज्या खंडीय कोण 75 डिग्री है, तो चाप की लंबाई हमें बतानी है। देखिए चाप की लंबाई क्या होगी, पूरे सर्कल पर कितनी होती है 2πr। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ 75 डिग्री पर कितना होगा, तो 75 डिग्री 360 का कितना भाग है, इतना भाग है, इंटू 2πr। अब मेरे पास r भी है, सब चीज़ें मेरे पास, पाई मुझे ऐसे रखना है क्योंकि आंसर में ऐसे दिया हुआ है। तो इसको सोल्व करते हैं डायरेक्ट। मैं 5 से भाग करता हूँ इसको 15 बार, 5 से इसको करता हूँ 72 बार, तो कितना बनेगा 15/72 इंटू 2 पाई ऐसे रखना है। आर कितना है 9.6, 24 या 72, 24 चौका 96, तो 0.4 बार कट जाएगा। 15 दूनी 30, ये बन गया 30 पाई इंटू 0.4, और 4 या 12 पॉइंट से 0 कट जाएगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 या 12 पाई आएगा इसका आंसर। ऐसे तो या तो हमने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक करती है, एक बार दोबारा चेक करते हैं इसको, दोबारा ही सोल्व करते हैं पूरा। 75 डिग्री बटे 360 इंटू में 2πr। अब देखिए यहाँ पर 5 से इसको काटता हूँ तो 15 पंजे 75, 5 से इसको काटता हूँ 72 बार, आगे सोल्व करता हूँ 15/72 इंटू 2πr कितना है, आर है 9.6। अब 24 या 72 होता है और 24 चौका 96 होता है। अब यहाँ पर देखिए 3 पंजे 15 हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 इंटू 0.4 पाई, तो कितना आ जाएगा 4 पाई। यहाँ पर हम क्या गड़बड़ कर रहे थे, नीचे 3 भी बचा हुआ था हमारा, तो यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, कह रहा है साइन 150 डिग्री का निश्चित मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, या तो आपको याद हो या आप निकाल सकते हैं। कैसे, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 90 + 60। अब 90 + 60 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं सब चीज़ें, और साइन किस में चेंज हो जाएगा, अगर 90 है तो कोस में, तो ये क्या हो जाएगा कोस 60। कोस 60 क्या होता है, साइन 30 का जो मान होता है वो कोस 60 का होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोस 60 का भी मान हो जाएगा 1/2, और 1/2 क्या होता है 0.5। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर 1 तो आप देखते ही कट कर सकते थे, क्योंकि साइन और कोस का मान कभी भी 1 और -1 से बीच में होता है, 1 और -1 के ही बीच में होता है, और ये क्या है 1 से बड़ा 1.5। अगला देखते हैं, कह रहा है 2 और 32 का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है मीन प्रोपोर्शनल, √AB। AB क्या होता है यहाँ पर, इन दोनों को AB बोलते हैं। तो √2 गुणा 32 कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64 का अंडर रूट कितना आ जाएगा बाहर 8। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। बाकी आपको अगर नहीं भी पता तो आप मान लीजिए इनका मीन प्रोपोर्शनल क्या है ए मान लिया मैंने। अब कैसे निकालेंगे, यदि ये प्रोपोर्शनल में है चीज़ें तो पहले 2 का अनुपात बराबर होता है बाद के 2 के अनुपात के। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर कितना आ गया 32 दूनी 64, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 8। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं यदि आपको ये चीज़ नहीं पता। अगला देखते हैं, संख्या a को दिया जाने वाला सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए ताकि संख्या 8 से विभाज्य हो सके। तो 8 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है, यदि किसी भी संख्या के आखिरी के 3 डिजिट 8 से कटते हैं, यानी कि यदि ये वाला भाग 8 से कटता है तो संख्या 8 से कट जाएगी। तो मैं इसको चेक करने के लिए सिर्फ इसी को चेक कर लेता हूँ, यदि 8 से कटता है तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो देखिए यहाँ पर यदि मैं 0 रखता हूँ तो क्या ये 8 से कटेगा, 8 सत्ते 56, यहाँ कितना बचेगा फिर 4, एंड में 42 बचेगा, नहीं कटेगा। 6a2 यहाँ पर अब मैं अगर 1 देखूँ तो 8 सत्ते 56, अब बचेगा 52, अब भी नहीं कटेगा। 6a2 यहाँ पर मैं 2 रखूँ तो 8 सत्ते 56, अब बचेगा 6, 62 हो जाएगा, अब भी नहीं कटेगा। 6a2 अब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 3, तो 8 सत्ते 56, और यहाँ पर बचेगा फिर 7 और 2, ये भी कट जाएगा, फिर 8 नहीं 72 होगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा मान 3 होगा। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला देखते हैं। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।